किशनगंज में क्या हो रहा है भाई साहब? किशनगंज में जिस तरीके से पुलिस अधिकारी एक के बाद एक उनका खुलासा हो रहा है कि भैया ये भी माफिया से मिले थे, वो भी माफिया से मिले हुए थे। यही वजह है कि किशनगंज आजकल जिस तरह की खबरें आ रही है वहां से कि भाई लगातार माफिया अपने हिसाब से चला रहे, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चल रही है। यहां तक कि वहां के जनप्रतिनिधि भी नहीं चाहते हैं कि वहां पर आर्मी कैंप जैसी कोई चीज हो। भाई पहले एसडीपीओ पर सवाल उठा, उन्हें निलंबित किया गया। अब वहां के जो थाना अध्यक्ष एसएचओ साहब हैं अभिषेक रंजन, उस पर सवाल उठ गया। आखिरकार हो क्या रहा है और क्या इसकी गारंटी है कि जांच पड़ताल आगे बढ़ेगी तो और पुलिस अधिकारियों का नाम नहीं आएगा? क्योंकि पहले यह माना जा रहा था कि चलो एसडीपीओ थे, उन्होंने ही सारा खेल किया, लेकिन उस वक्त भी यही बात चल रही थी कि अकेला कोई आदमी इतना बड़ा खेल तो कर नहीं सकता। जरूर उनके नीचे भी जो अधिकारी लोग होंगे उनकी मिलीभगत होगी, और ऐसा ही हुआ। अब जो चीजें निकल करके सामने आ रही है उससे पता चल रहा है कि कितना बड़ा कारनामा ये लोग कर रहे थे, और हो सकता है कि ये भी पता चले कि इसमें तो कुछ और लोग शामिल हैं। भाई यहां पर हसीनाओं का मेला लग रहा था, यहां पर माफियाओं के साथ मिलीभगत चल रही थी, यहां पे दारू पार्टी चल रही थी, सब कुछ हो रहा था। और करवा कौन रहा था? यही पुलिस वाले खुद भी लिप्त थे। क्या क्या चीजें निकल करके सामने आई है, आप सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि भैया ऐसा भी होता है। तो सब कुछ जानेंगे आज की इस रिपोर्ट में, तो इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो किशनगंज जो कि शुरू से ही नजर में था, उसके पीछे ये बात नहीं है कि भाई वहां पे अल्पसंख्यकों की तादाद ज्यादा है, बल्कि वहां पर जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां चल रही है, पुलिस की नाक के नीचे जो सब कुछ चल रहा है, तस्करी से लेकर के, स्मगलिंग से लेकर के, माफियागिरी से लेकर के, हर चीज जिसके पीछे पूरा एक कारनामा छिपा हुआ है, और ये लोग अय्याशी करते हुए नजर आ रहे थे। और पैसा इतना कि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि खर्च कैसे करें, और स्रोत लगातार बना हुआ था। सीमांचल का इलाका है, नेपाल बॉर्डर से लोग आते हैं, बांग्लादेश से कई बार घुसपैठिए आते हैं, और किशनगंज में जो कि केंद्र बन चुका है आजकल सीमांचल का, जितनी भी अवैध गतिविधियां चल रही है, गैर कानूनी गतिविधियां चल रही है, उसमें कहीं ना कहीं लिंक जुड़ता है इसी किशनगंज का। तो आखिरकार ऐसा क्या है? क्यों किशनगंज में आने के बाद ईमानदार से ईमानदार पुलिस अधिकारी भी भ्रष्ट हो जा रहा है? कौन वो लोग हैं जो ऐसा करवा रहे हैं? तो पहले खुलासा हुआ कि जो एसडीपीओ हैं गौतम कुमार, वो आकंठ डूबे हुए भ्रष्टाचार में। ये वही गौतम कुमार थे जिनका नाम सुनकर के माफिया थर-थर कांपता था। जिस थाने में ये पहुंच जाते थे वहां पर अपराध का ग्राफ नीचे आ जाता था। जिनको अपनी बहादुरी के कारण गैलेंट्री अवार्ड मिला, 9 दिनों में 6 अपहरणकर्ताओं को मौत के घाट उतारने वाला गौतम कुमार। लेकिन जब किशनगंज आता है ये व्यक्ति, तो ये बेईमान हो जाता है और अपनी उसी खौफ के एवज में पैसा कमाने लगता है। जब जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि करोड़ों रुपए की बेनामी संपत्ति भाई साहब के पास मौजूद थी, और 1, 2, 3 नहीं, कई तो इनकी गर्लफ्रेंड बनी हुई थी। अय्याशी का अड्डा बना हुआ था। बिहार से लेकर के बंगाल तक, बंगाल से लेकर के नेपाल तक, और न जाने कहां कहां इनके अड्डे हुआ करते थे। बाकायदा अपनी नौकरानी को ये थार गिफ्ट किया करते थे, बुलेट गिफ्ट किया करते थे। सोचिए, जो अपनी नौकरानी को बुलेट गिफ्ट कर दे, थार गिफ्ट कर दे, उसके पास कितनी संपत्ति होगी। अब जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि भाई अकेला तो ये व्यक्ति है नहीं, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो कौन कौन लोग हो सकते हैं? तो पहला जो नाम आया वो था अभिषेक रंजन का, जो कि एसएचओ साहब हैं
किशनगंज सदर के। जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो पता चला कि भाई ये तो और उस्ताद निकले। अभिषेक रंजन बड़े राजदार रहे गौतम कुमार के, यानी कि गौतम कुमार जो कुछ कर रहे थे नीचे के स्तर पे उसको संचालित करने का जिम्मा जो है वो इन्हीं अभिषेक रंजन के पास था। जब थानाध्यक्ष मिल जाए, एसडीपीओ मिल जाए, अब नीचे कौन लोग हैं इसका तो खुलासा होना बाकी है। हालांकि वो लोग सतर्क हो चुके होंगे कि भैया अगला निशाना मैं हो सकता हूं, लेकिन फिलहाल तो 2 अधिकारियों की बात चल रही है। और अभिषेक रंजन के बारे में जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला ये इनके पास शुरुआती दौर में तो ये पता चला कि आय से 115% ज्यादा संपत्ति इनके पास है। अभी तक 50 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हो चुका है जो कि बेनामी है, आय से ज्यादा है। अब सवाल यह उठता है कि कैसे ये सब कुछ किया इन्होंने, क्या नेटवर्क बनाया इन्होंने। अब सोचिए, अभिषेक रंजन की संपत्ति के बारे में बात कर ली जाए तो कांटी में इनकी संपत्ति है, पश्चिम बंगाल में इनकी संपत्ति है, सिल्लीगुड़ी में इनकी संपत्ति है, दिल्ली में संपत्ति है, एनसीआर इलाका गुड़गांव नोएडा में इनकी संपत्ति है। और इनके पास भी हर वो अय्याशी के साधन मौजूद हैं जो गौतम कुमार के पास थे, क्योंकि नेटवर्क तो एक ही बन रहा है और कारनामा भी एक ही जैसा। शराब माफिया के साथ मिली भगत, कोयला माफिया के साथ मिली भगत, एंट्री माफिया के साथ मिली भगत, जो तमाम नकली दस्तावेज बनाए जा रहे हैं उस माफिया के साथ मिली भगत, मानव तस्करों के साथ मिली भगत, नशे का सौदा करने वाले लोगों के साथ मिली भगत। मतलब हर उस जगह पर जहां से पैसा कमाया जा सकता है वहां पर दोनों की पहुंच थी, गौतम कुमार की भी और अभिषेक रंजन की भी। और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है वहां की आम जनता को, क्योंकि वहां पर अब हर व्यक्ति एक दूसरे को शक की नजर से देख रहा है। पिछले दिनों यह बात भी आई कि वे घर घर जाकर के तलाशी ली जाएगी, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से अवैध तरीके से आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, निवास प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है, जन्म प्रमाण पत्र बनाया जा रहा है, क्योंकि इन अधिकारियों को यह बात समझ में नहीं आती कि वो कितना बड़ा अपराध कर रहे हैं। घुसपैठियों को देश में घुसा रहे हैं और ये घुसपैठी क्या कर जाएंगे, और महज कुछ लाख रुपए में ये सौदा कर जाते हैं कि घुसपैठियों की पूरी टीम घुस गई भारत में, न जाने कहां कहां वो क्या क्या कारनामा करेंगे। इससे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस अपना बैंक बैलेंस बनना चाहिए। और उसका असर किशनगंज की छवि पर पड़ रहा है। सोचिए, किशनगंज, वहां पर अब इसकी छवि ऐसी बनती जा रही है कि यहां पर अवैध धंधा ही होता है। हर दूसरा घर जो है वो इस अवैध कारोबार में शामिल है। सब जगह पैसा कमाने की होड़ लगी हुई है, नकली नोट बनाने से लेकर के नकली आधार कार्ड, नकली निवास प्रमाण पत्र, नकली जन्म प्रमाण पत्र। क्योंकि अब हालात ऐसे हो गए हैं कि देश में कहीं भी कोई घुसपैठिया पकड़ा जा रहा है तो उसमें हर दूसरे घुसपैठिए के पास किशनगंज का पता है कि वो किशनगंज से आता है। तो आखिरकार ऐसा हो कैसे रहा है? तो सबके जड़ में अभिषेक रंजन भी है और गौतम कुमार भी है। अब अभिषेक रंजन को ईओयू ने अपने दफ्तर बुलाया है पटना में। सोमवार को शायद इनकी पूछताछ होगी फिर से। गौतम कुमार से भी पूछताछ चल रही है, तमाम दस्तावेज लेकर के आने के लिए कहा गया है। और कुल मिलाकर के अब ईओयू को यह बात समझ में आ रही है कि मामला बड़ा है। जितना दिख रहा है केवल उतना ही नहीं है, बल्कि मामला बड़ा है। हो सकता है कि इसके जद में और भी अधिकारी आए और इसका जो नेटवर्क है वो केवल किशनगंज तक ही ना हो, पूरे सीमांचल में फैला हो। 7-8 जो भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहां पर इस तरह की चीजें चल रही हो और सबके जड़ में यही लोग काम करते हुए नजर आ रहे हो। तो ये सब कुछ अब जो है बड़े पैमाने पर अब ईओयू इसमें काम कर रही है। हालांकि अभी बहुत सी जांच एजेंसी है जिसका इसमें शामिल होना बाकी है, चाहे वो जो आईबी की बात कर लें, चाहे एसएसबी की बात कर लें, चाहे बात हम दूसरे भी जो जांच एजेंसीज हैं, जो लोकल स्तर के भी जांच एजेंसीज हैं, सबको अब इसमें शामिल किया जा रहा है। क्योंकि अभी तो आर्थिक जो अपराध है वही आर्थिक अपराध के हिसाब से जांच पड़ताल हो रही है। अब उसके बाद से आपराधिक किस तरीके से चल रहा है उसका भी लेखा जोखा लिया जाएगा और जांच पड़ताल की जाएगी। इसमें अब हर जांच एजेंसी जो है उसमें शामिल होगी। अभी तो शुरुआती है, बाद के दिनों में हो सकता है
कि और भी लोगों के गिरेबान तक इस जांच की आंच पहुंचे और साथ ही इन दोनों के पास से भी हो सकता है कई अहम सुराग मिले, क्योंकि अभिषेक रंजन तक ईओई की टीम तभी पहुंची जब गौतम कुमार से पूछताछ के दौरान कुछ ऐसे सुराग मिले। उसके आधार पर अभिषेक रंजन तक पहुंची है ये टीम और आने वाले दिनों में हो सकता है कि और भी अधिकारी इसके लपेटे में आए। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।